चलो यार गाइस, 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दिस साइड सी हरीश मथारिया एंड आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे। लास्ट लेक्चर में हमने रिसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेड ये देख लिया था, यस और नो। रिसेंट ट्रेंड देख लिया था कि सर रिसेंट ट्रेंड क्या है, एक वर्ड में अगर एका शब्दात बोलायचं झालंच तर एक वर्ड में अगर बोलना हुआ ही तो मैं ऐसा बोलूँगा ऑनलाइन ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉप क्लूज, मिंत्रा, ये सारी हमने चीज़ें देख ली थी बेटा। देन उसके बाद अब इंटरनेशनल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ तो सब लोग दिल थाम के बैठिएगा। आ जाओ। सो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है बेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। आज से कई सौ साल पहले क्या होता था, जब कभी भी है ना, मान लो गल्फ कंट्रीज से रेशम आ रहा है, सिल्क आ रहा है या ऑयल आ रहा है, हमारे इंडिया से कुछ और चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर से कुछ इंपोर्ट हो रहा है, तो पहले जब कभी भी हम लोग दूसरे देश से कुछ आता था तो इधर के जो राजा महाराजा लोग होते थे पहले उनको दिया जाता था। हे कमॉन एक बार सुनना जरा अच्छे ध्यान में, कई सौ साल पहले की बात कर रहा हूं। बाहर के देश से अगर कुछ इधर इंडिया में आ रहा है तो इंडिया के जिस एरिया में लेके आ रहे उस एरिया के राजा महाराजा को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। ये कस्टम था, ये प्रथा थी, ये चाली रीति रूढ़ी परंपरा थी, कस्टम दिया जाता था, है ना। कस्टम के नाम पे भाई चल आ रहा है। अगर जैसे मान लो मुझे राजस्थान में कुछ बेचना है तो मैं राजस्थान के राजा को पहले कुछ गिफ्ट दूंगा, उसके बाद वहाँ के व्यापार करने के लिए वहाँ के जैसे अपने सिटीज़ में, वहाँ के मार्केट में मुझे बेचने के लिए परमिशन मिलती थी, मुझे वहाँ के राजा को पहले कुछ देना पड़ता था, ये कस्टम था। और वो ही कस्टम आगे जाकर के बन गया कस्टम ड्यूटी। अब अगर बाहर से आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, यस और नो। कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। सो पहले सिल्क का या हैंडमेड लूम्स या ऑर्नामेंट्स या वेपन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ये सारी ट्रेड एक्टिविटीज जहां पे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है, इन सारे ट्रेड एक्टिविटी को प्यार से इंटरनेशनल ट्रेड बोलते थे। सुनना, ध्यान देना, ट्रेड एक्टिविटीज कंडक्टेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, स्टेट बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा कंट्रीज जहां पे इन्वॉल्व है उसी को हम लोग प्यार से इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में सिल्क का, हैंडलूम, हैंडमेड मटेरियल या फिर वेपन्स का इंटरनेशनल ट्रेड होता था, दूसरे देश से यहाँ पे लिया, यहाँ से वहाँ पे दिया, तो वहाँ पे उस समय कस्टम ड्यूटी दिया जाता था। मान लो मुझे यहाँ से गल्फ के अंदर में जाके कुछ बेचना है तो गल्फ का जो भी शेख है उसे मैं कस्टम के तौर पे वो चीज़ गिफ्ट करूँगा, थोड़ी बहुत कुछ, एक प्रकार से वो वहाँ का ड्यूटी है। जैसे मुझे यहाँ पे अगर कुछ बेचना है तो मुझे यहाँ के राजा को कुछ देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी है। तो वो ही कस्टम बाद में कस्टम ड्यूटी बन गया इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, यस और जहां कहीं पे भी ट्रेड एक्टिविटीज में दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है, उन सारे ट्रेड एक्टिविटीज को क्यूमुलेटिवली प्यार से मैं इंटरनेशनल ट्रेड बोलूंगा, है ना। और इंटरनेशनल ट्रेड उन्हीं कंट्रीज के बीच में होता है जहां पे पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज काफी मजबूत होते हैं, यस और नो। पॉलिटिकली दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिली हुई है, और जब कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड आता है तो वहाँ पे पॉलिटिकल रिलेशंस भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे आज हम पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस मजबूत नहीं है। सो पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस ड्यू टू द ट्रेड। एग्जाम में आपको ऐसा सवाल आ सकता है, ऐसा कौन सा ट्रेड है जिसकी वजह से पॉलिटिकल रिलेशंस इन्फ्लुएंस होते हैं, अफेक्ट होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है? उसके बाद प्रोसीजर भी इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है और लेंदी है। इतनी आसानी से चाइना वाले इंडिया में माल नहीं बेच सकते, इतनी आसानी से हम चाइना में जाके माल नहीं बेच सकते, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, लेंदी है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी। चाइना का कोई भी आइटम इंडिया में लाके वो डंप नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है। ऐसा आइटम जो इंडिया के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा वो उस आइटम को हम लोग यहाँ बेचने नहीं देंगे। इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है, इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल लॉज है, करेंसी देखी जाती है,
पाकिस्तानी रुपया यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन यूएस डॉलर तुम ला करके यहाँ पे दो, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, यस और नो। तो काफी सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रेड। बोलो मेरे साथ, यस और नो। उसके बाद सच इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स टू बूस्ट द नेशंस वेल्थ। भारत में एक दूसरे से कमाएंगे, उससे नेशंस का वेल्थ जितना नहीं बढ़ता है, उससे कई गुना ज्यादा नेशंस का वेल्थ बढ़ता है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो। इंटरनेशनल ट्रेड से जितना भारत में यूएस डॉलर आएगा उतना भारत का रुपया मजबूत होगा एज अगेंस्ट यूएस डॉलर, और जितना भारत से रुपया बाहर जाएगा उतने भारत देश की करेंसी कमजोर होती जाएगी, यस और नो। कंज्यूमर्स गेट वेराइटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, ये एक अच्छी चीज है, हमें वेराइटी ऑफ गुड्स मिलता है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिलता है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इंटरनेशनल ट्रेड बोली तो उसके अंदर में क्या आता है। सबसे पहले मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट ट्रेड। भारत का आम, मैंगो है ना, रत्नागिरी, देवगढ़ एक्सपोर्ट होता है यूएस में, अमेरिका में जाता है, यूके में जाता है, यस और नो। पहले से उन गोरो लोगों को, ब्रिटिश लोगों को, अमेरिकन्स को हमारे आम की आदत है, तो इंडिया का अच्छे क्वालिटी का आम एक्सपोर्ट होता है, यस और नो। वो एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर में लाते हैं बेटा उसको, यस और नो। सो अगर कोई यहाँ से कोई फार्मर आम एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लो 10,000 किलो, 10,000 टन जो भी, तो वो कहाँ पे आएगा, एक्सपोर्ट ट्रेड में। एक्सपोर्ट यानी हम यहाँ से बाहर कुछ भेज रहे हैं, इंपोर्ट यानी बाहर से कुछ यहाँ पे लेके आ रहे हैं, एक्सपोर्ट यानी हम बाहर सेल कर रहे हैं, इंपोर्ट यानी हम ला रहे हैं बाहर से खरीद के। क्लियर, पक्की बात। अब एक्सपोर्ट ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब है, आसान भाषा में एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब है, आसान भाषा में एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब है, इट बेसिकली इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। हम इंडिया से बाहर बेच रहे हैं, हम इंडिया से बाहर कुछ तो बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, यस और नो। सर अब एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर में क्या क्या आता है, जैसे अच्छे से ध्यान देना। एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करूं तो सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझना होगा, एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझना होगा। सर प्रोसीजर क्या है, अच्छे से ध्यान दे दो, एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है तो समझा रहा हूँ। ये पूरा आपको चार्ट दिख रहा है, बस ये चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर इस चार्ट के अंदर में मैंने लिया हुआ है। 2 लेक्चर एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कम से कम लगने वाले हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जिसके अंदर में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट प्रोसीजर दोनों में से कोई तो एक प्रोसीजर पे क्वेश्चन ना पूछा हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा लक्ष्य दे। सो एक्सपोर्ट प्रोसीजर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, सभी को एक्सपोर्ट का मतलब समझ में आ गया। एक्सपोर्ट मतलब सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। मेरे साथ साथ बोल, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री, यस और नो, पक्की बात। अब एक्सपोर्ट प्रोसीजर होता कैसे, ए बाबा सगळे लोक आहेत का रे इथं। एक्सपोर्ट का मतलब समझा, बाहर कुछ बेच रहे हैं गुड्स या सर्विस। इंपोर्ट बाहर से गुड्स और सर्विस ला रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। 2 कंट्री के पॉलिटिकल रिलेशंस को भी इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल ट्रेड, यस और नो। क्लियर है, पक्का। चलो आगे, आयत का सगळे। अब ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर में कौन कौन सी स्टेजेस आती है, एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, दूसरी प्री शिपमेंट स्टेज है, बताता हूँ सबका मतलब क्या है, शांता बाय रिलैक्स। शिपमेंट स्टेज है और पोस्ट शिपमेंट, माल भेजने के पहले की स्टेज, माल भेजने की स्टेज और माल भेजने के बाद की। माल भेजना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसके पहले का, ये इसके बाद का। माल भेजने के पहले का, माल भेजने के बाद का। और प्रिलिमिनरी स्टेज आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करना पड़ेगा ना। अब 1 बाय 1 ये चारों भी स्टेज आपको एक्सप्लेन करूंगा, 1 बाय 1 ये चारों स्टेज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नए पेज पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रिलिमिनरी स्टेज, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रिलिमिनरी स्टेज। चलो मुन्ना आ जाओ, मेरे साथ साथ लिख लेना, जो नोट्स आपको दिया हुआ है उसी नोट्स के अंदर में साइड में जहाँ कहीं पे भी जगह है वहाँ पे लिख लो प्रिलिमिनरी स्टेज। अब प्रिलिमिनरी स्टेज में सबसे पहले क्या करना होता है, लिख रहे बाळांनो लिहा,
जो नोट्स आपको दिया हुआ है उसी नोट्स में साइड में जो जगह है वहीं पे लिखना है प्रिलिमिनरी स्टेज। 4 स्टेजेस हैं प्रिलिमिनरी स्टेज। अब जो कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है उस एक्सपोर्ट को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके लेना पड़ेगा। उस एक्सपोर्टर को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि ऐसे ही कोई भी जाकर के माल एक्सपोर्ट कर सकता है क्या? नो, आपको एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा उसके लिए। जो माल एक्सपोर्ट करता है उसे एक्सपोर्टर बोलते हैं। तो एक्सपोर्टर को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विथ वेरियस अथॉरिटी। बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यस और नो? विद द वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज। कौन कौन सी अथॉरिटी है सर, जरा बताना तो। अभी बता देता हूं कौन कौन सी अथॉरिटी है। सबसे पहली अथॉरिटी है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सर इससे क्या मिलेगा? इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इससे क्या मिलेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। एक्जिम, एक्सपोर्ट इम इंपोर्ट, एक्स एक्सपोर्ट इम इंपोर्ट, एक्स एक्सपोर्ट इम इंपोर्ट, एक्जिम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्जिम शॉर्ट फॉर्म है उसका, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ई एक्स डैश आई एम। सर एग्जाम में भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, हाँ एक्जिम ये लिख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, बरोबर। चलो आगे। उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी से पैन नंबर लेना पड़ेगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी से पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स अथॉरिटी से IT फॉर पैन, एंड लास्ट में EPC एंड GST अथॉरिटी। लास्ट में EPC एंड GST अथॉरिटी। सर EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक डिपार्टमेंट है, वहां जाना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड GST अथॉरिटी से GST नंबर लेना पड़ेगा। तो ये 3 डिपार्टमेंट है, इनके पास से, ये अथॉरिटीज़ है तीनों भी, इनके पास से हमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पड़ते हैं। आला लक्षात। सो आज के बाद अगर किसी इंसान को यहाँ से बाहर लंदन में मान लो आम बेचना है तो वो इंसान एक्सपोर्टर कहलाया जाएगा। ऐसे ही एक्सपोर्टर नहीं बनता, पहले DGFT के पास जाके एग्जिम नंबर लेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके पैन लेगा, EPC के पास जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास जाएगा, वहाँ से सर्टिफिकेट लेगा, GST अथॉरिटी के पास जाएगा, GST नंबर लेगा, बरोबर। सब लोग साथ में हैं? ए मुन्ना, आया ध्यान में कि दुकान में ये थी पहली स्टेज प्रिलिमिनरी। दूसरी स्टेज है, ये थी पहली स्टेज प्रिलिमिनरी स्टेज। अच्छा, ये इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन के बाद एक और काम है, एक छोटू सा काम है, एक छोटू सा काम है। एक आपको बेचने के लिए दलाल एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन के बाद यू हैव टू अपॉइंट एन एजेंट और योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड टू बुक ऑर्डर। लंदन में मुझे आम बेचना है तो लंदन की गलियों में एक आधा एजेंट मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा ना, सेल्स ऑफिस ओपन करना पड़ेगा ना फॉरेन कंट्री में। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट और सेल्स ऑफिस इन फॉरेन कंट्री, जहां पे भी मुझे माल बेचना है। आया समझ? पक्का? ये था आपका पहला स्टेज प्रिलिमिनरी स्टेज, ये था आपका पहला स्टेज प्रिलिमिनरी स्टेज। दूसरा स्टेज
दूसरा स्टेज है प्री शिपमेंट स्टेज। प्री शिपमेंट स्टेज, प्री शिपमेंट, पहला स्टेज समझ में आ गया। ये दो चीजें हमने लिख ली है ऊपर। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो आगे। प्री शिपमेंट के अंदर में सबसे पहले हमें बाहर से ऑर्डर मिलेगा, सबसे पहले हमें बाहर से ऑर्डर मिलेगा, फिर उसके बाद में एक्सपोर्टर क्या बोलेगा, एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। द रिसीट ऑफ, जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, एज सुन एज यू रिसीव द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर्स बैंक, है ना, तो क्या होगा बेटा, है ना, विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो अच्छे से एक चीज ध्यान देना, बरोबर है, ध्यान दो, आ जाओ बेटा। आ जाओ। बहुत सारी चीजें अच्छे से ध्यान देना। देखो प्री शिपमेंट स्टेज क्या होती है, सबसे पहले ऑर्डर मिलेगा सामने वाले से, सबसे पहले सामने वाले से ऑर्डर मिलेगा, यस और नो, यही लिख करके बताता हूं। प्री शिपमेंट स्टेज बहुत काम का है, एग्जाम में सवाल आता है इसके ऊपर। प्री शिपमेंट मतलब हमारा माल तैयार है, बस अब शिपिंग करना बाकी है ना, लोड करना बाकी है, जहाज में, एरोप्लेन में, जहाँ कहीं पे भी जैसे भी भेज रहे हैं, तो प्री शिपमेंट प्रोसीजर कहते हैं उसको, प्री शिपमेंट स्टेज। प्री शिपमेंट के पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बेटा, प्री शिपमेंट के समय, है ना, आपको ऑर्डर मिलना चाहिए, तभी तो आप माल दोगे ना। सो आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। सर कैसा ऑर्डर, प्लीज़ ध्यान देना, ध्यान देना, रिसीट ऑफ ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। आ जाओ। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया रिसीट ऑफ ऑर्डर। ये मुन्ना डायग्राम की मदद से समझा रहा हूं। ये मैं हूं मुस्कुराता हुआ भारत में, और ये मैं लंदन में आम बेच रहा हूं, है ना, यूके में। तो आम मुझे बेचना है, तो मुझे यहां से एक ऑर्डर मिलेगा, और उस ऑर्डर से मुझे समझ में आ जाएगा कि लंदन में मैं आम बेच सकता हूं ना, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो वहां से जो भी इंपोर्टर है, यहाँ वाला जो इंसान रहेगा लंदन का, ये कौन है, लंदन के हिसाब से ये इंपोर्टर है, और हम इंडिया के हिसाब से, हम इंडिया के हिसाब से हम कौन है, एक्सपोर्टर, क्योंकि इंडिया से बाहर माल जा रहा है। लंदन वाले के लिए वो इंपोर्ट हुआ, लंदन वाले के लिए वो इंपोर्ट हुआ, इंडिया वाले के लिए एक्सपोर्ट हुआ। लंदन वाला ले रहा है, लंदन के लिए इंपोर्ट, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट। जितना हम बाहर के देशों में माल बेचेंगे, उतना दूसरे दूसरे देश की करेंसी हमारे पास आएगी, उतना हमारा रुपया मजबूत होगा, इसलिए एक्सपोर्ट करो। इंपोर्ट करेंगे तो भारत का पैसा बाहर जा रहा है, समझे कि नहीं समझे? सो ज़्यादा अच्छा क्या है, एक्सपोर्ट। बनना है तो एक्सपोर्टर बनो, क्लियर? सो अच्छे से ध्यान देना बेटा। तो लंदन वाला जो भी इंपोर्टर है, उससे मुझे एक ऑर्डर मिल जाएगा, उससे मुझे एक ऑर्डर मिल जाएगा, और जैसे ही ऑर्डर मिल जाएगा, प्लीज़ ध्यान देना, हम एक्सपोर्टर है, हम एक्सपोर्टर है, हम वेरीफाई कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे ऑर्डर को, बरोबर है, एंड हम चेक कर लेंगे कि हम जो उधर माल भेज रहे हैं, उस माल को उधर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। नहीं तो पता चला यहाँ से हमने इंडिया से मैंगो आम हापुस भेज दिया उधर, और यहाँ पे हमारे शिप को रोक दिया, यहाँ पे हमारे शिप को रोक दिया, नहीं चलेगा, आम नहीं लेते हम, कोरोना आ गया तो आम के साथ देखना पड़ेगा ना, आम उधर के रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में है कि नहीं है। सो वो ऑर्डर से हम लोग कंफर्म कर लेंगे, इस ऑर्डर से। तो सबसे पहला है प्री शिपमेंट स्टेज के अंदर में रिसीट ऑफ ऑर्डर, सबसे पहला है रिसीट ऑफ ऑर्डर, क्लियर है? देन दूसरा है बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, दूसरा क्या बेटा, लेटर ऑफ क्रेडिट। हम एक्सपोर्टर है, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, हे इंपोर्टर, हे लंदन वाले, सुन मुझे है ना तुझसे एक लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए,
लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, किससे लेंगे, एक्सपोर्टर विल रिसीव लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर, एलओसी मिलेगा। सर क्यों, हमने आम भेज दिया और कल चल के इसने पैसा नहीं दिया, तो इसीलिए लंदन की जो भी बैंक है उस बैंक के लेटर हेड पे लिखा हुआ एक लेटर ऑफ क्रेडिट हमें मिलेगा, है ना। लंदन की जो भी बैंक है उस बैंक से लिखा हुआ एक लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट हम लोग यहाँ पे हमारी बैंक को देंगे, और हमारी बैंक हमें क्या करेगी, पैसा देगी। वो लेटर ऑफ क्रेडिट हम हमारे बैंक को देंगे कि हे बैंक सुन, देख लंदन की बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, अब हमें माल उधर भेजने के लिए तू पैसा दे। उसे कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। बगैर पैसे के मैंगो चला जाएगा क्या उधर, फिर हमारी बैंक हमें पैसा देगी, शिपमेंट करने के लिए खर्चा लगता, प्री शिपमेंट फाइनेंस, बरोबर है। अगर सर ये नहीं चाहिए हमें तो मत लो, चाहिए तो ले लो, है ना। प्री शिपमेंट फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल और क्या होता है, धंधे को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए जो आपके पास पैसा होना चाहिए उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। धंधे को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए आपके पास जो पैसा होना चाहिए उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर, ये बात समझ आई सभी को। चलो आगे, पक्का डन, आ जाओ। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। चल आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। देन उसके बाद अब ध्यान देना, जैसे मेरे पास आम तैयार है, अब मैं मान लो मेरे पास आम तैयार है, या फिर आम तैयार है तो मैं डायरेक्टली भेज दूंगा। अगर तैयार नहीं है, मान लो मैं कोई तो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पहले तैयार करना पड़ेगा, बरोबर है ना, मुझे तैयार करना पड़ेगा। अगर तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, तैयार नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए जो माल चाहिए, तैयार अगर नहीं है तो मुझे पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा। सर प्री शिपमेंट फाइनेंस इंपोर्टर देता है क्या, नो। प्री शिपमेंट हम लोग हमारे यहाँ से बैंक से लेते हैं, हम लोग हमारी बैंक से लेते हैं प्री शिपमेंट, बरोबर है क्या। एक्सपोर्टर लेता है, एक्सपोर्टर ऑब्टेन द प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बरोबर है। डन। हम लंदन में आम भेज रहे हैं, भेजने का खर्चा तो हमारा रहेगा ना, सेलर का, एक्सपोर्टर का। हम एक्सपोर्टर है तो हम लेंगे हमारे बैंक से भेजने के लिए फाइनेंस, है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो ले लो, ठीक है। अब अगर माल तैयार नहीं है, आम तैयार नहीं है, तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेज है इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मान लो मोबाइल फ़ोन भेज रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे गुड्स प्रोड्यूस करना है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बायर के नीड के हिसाब से बनाना है। प्रोडक्शन करने के बाद पैकिंग करना है, प्रोडक्शन करने के बाद पैकिंग करना है, पैकेजिंग रहेगा। पैकेजिंग के अंदर में सबसे पहली पैकेजिंग गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, पहली लेयर। दूसरी लेयर गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए होती है, जैसे आचार के अंदर में तेल डला हुआ होता है ना, उससे आचार सालों साल खराब नहीं होता है, अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। और सबसे लास्ट वाली सुंदर दिखने के लिए होती है, फॉर प्रमोशन ऑफ द गुड्स, फॉर प्रमोशन ऑफ द गुड्स, फॉर प्रमोशन ऑफ द गुड्स। आलं का लक्षात, ए हेलो, पैकिंग समझा सभी को। चलो आगे, पैकिंग के बाद अगला है ईसीजीसी कवर। सर ईसीजीसी क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सर ये क्या करती है, एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ता है, ईसीजीसी से कुछ तो अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, बरोबर है क्या, यस और नो। सर कैसे अप्रूवल, प्लीज़ ध्यान देना, बताता हूँ। सिंस एक्सपोर्टर बाहर माल बेच रहा है, बाहर से पैसा आएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंपोर्टर पैसा नहीं देता है, इंपोर्टर पैसा नहीं देता है, बरोबर है, तो उस समय एक्सपोर्टर को वो पैसा बेयर करना पड़ेगा, बरोबर है। चल आ जाओ, सो अच्छे से ध्यान देना, प्लीज़ ध्यान दे दो। जैसे ईसीजीसी कवर के बारे में लिखता हूँ, ईसीजीसी कवर। ईसीजीसी क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे एक्सपोर्टर यानी कौन है, हम लोग। एक्सपोर्टर में ज़रूरी नहीं है
ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। एक्सपोर्टर में टेक और में ऑब्टेन कवर लाइक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है क्या? बस ये वैसे ही है। मे ऑब्टेन अ कवर फ्रॉम ECGC, मे ऑब्टेन अ कवर फ्रॉम ECGC, यस और नो। सर अब ECGC क्या करता है, ध्यान देना। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया से लंदन में समुंदर के रास्ते शिप भेज रहे हैं, समुंदर के रास्ते शिप भेज रहे हैं। अब ये शिप चला गया, शिप चला गया, शिप चला गया। यहाँ पे अब प्लीज़ ध्यान देना, ये जो भी इसका पेमेंट होगा, ये पेमेंट जो भी होगा, यहाँ पे बिल का पेमेंट करना पड़ता है या यहाँ पे और कोई पेमेंट्स होंगे, तो ये अगर इम्पोर्टर नहीं देता है, अगर ये इम्पोर्टर पेमेंट नहीं करता है, तो ये सारे पेमेंट किससे वसूल किए जाएंगे? इम्पोर्ट एक्सपोर्टर से, इंडिया वाले। अगर इम्पोर्टर पेमेंट नहीं करता है तो वो सारे पेमेंट किससे वसूल किए जाएंगे? हमसे, एक्सपोर्टर से। हमने माल बेचा, कस्टमर कहाँ पे है? लंदन में। लंदन ने अगर वो बिल का पेमेंट नहीं किया, शिपिंग चार्जेस पे नहीं किए, या और कोई चार्जेस होंगे पे नहीं किए, और कोई सरकारी चार्जेस होंगे पे नहीं किए, अगर वो इम्पोर्टर लंदन वाला पेमेंट नहीं करता है तो किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। तो अगर वो पे नहीं करता है तो मुझे देना है। तो ये अगर मगर वाले सौदे के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाइक इंश्योरेंस, ECGC कवर लेकर के रख लेते हैं। तो उस समय अगर उसने पैसा नहीं दिया और हमने ECGC का कवर लिया हुआ है, तो कौन देगा पैसा? ECGC देगा 90% ऑफ द लॉस का। अगर उसने हमने ECGC कवर लिया है ना, तो ये जो भी अमाउंट है इसका 90% ECGC देगा, क्योंकि हमने तो कवर लिया है। इफ कवर्ड, बरोबर है। अगर मैं मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे परिवार वालों को पैसा देगी, लेकिन कब? अगर मैंने मेरा कवर ले रखा है, इंश्योरेंस से मेरी लाइफ कवर करके रखी है तो, नहीं तो नहीं। समझा ECGC क्या करता है? ECGC लाइक इंश्योरेंस हमारी मदद कर रहा है। सर बदले में पैसा लेगा क्या वो? हाँ बिल्कुल सही लिखा है एक बच्चे ने, ECGC इंश्योरेंस जैसा है क्या? वैसा ही है। चलो आगे, उसके बाद आगे बढ़ते बेटा। ECGC के बाद बहुत सारी टैक्स फॉर्मेलिटीज़ होती है, लाइक GST फॉर्मेलिटीज़, है ना। तो वो एक्सपोर्टर को कंप्लीट करना है क्या? यस। क्या फॉर्मेलिटीज़ है आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। GST फॉर्मेलिटीज़ कौन देखेगा? एक्सपोर्टर। सर मतलब सामने वाले ने अगर, प्लीज़ ध्यान देना, पैसा नहीं दिया तो भी GST का पैसा किसको देना है? हमें, बरोबर है। उसके बाद मराइन इंश्योरेंस भी लेना है क्या? हाँ, समुंदर के रास्ते जहाज जा रहा है, मराइन इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। यस और नो, वो भी लेना जरूरी। हाँ, और सबसे लास्ट में क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। इन एक्सपोर्ट ट्रेड क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करते बेटा? माल आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपोर्ट ट्रेड में माल को आगे पहुंचाने का काम इनका रहता है। माल को आगे पहुंचाने का काम इनका रहता है। क्लियर? देखो तो, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, GST फॉर्मेलिटी, ECGC कवर, पैकेजिंग, प्रोडक्शन, प्री शिपमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट। कुछ बात समझ आई क्या रे? यस और नो? क्लियर? पक्की बात? यहाँ तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज शिपमेंट स्टेज है। डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने वाले, प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट कस्टम हाउस चेक करेगा, है ना। प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कस्टम हाउस। जो भी चीज़ें लिखवा के ले रहा हूँ आप आपके नोट्स में, इसी नोट्स में जिसका आपने प्रिंट आउट लिया है इसमें लिख लो। प्रिंट आउट नहीं लिया है तो ऑफिस के इस नंबर पे कॉल कर लो, प्रिंट आउट आ जाएगी। आप प्रिंट आउट निकालोगे, महंगा पड़ेगा। देन एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। ऐसे ही कोई जहाज में गुड्स लोड नहीं कर लेता, गुड्स का एग्जामिनेशन होता है। उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोरोना बीरोना तो नहीं है? यस और नो?
उसके बाद गुड्स का लोडिंग होता है, लोडिंग ऑफ द गुड्स, और वो लोडिंग ऑफ द गुड्स कौन करेगा? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ही इनकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? डन, क्लियर, पक्की बात, डन। गुड लोड होने के बाद में ये बिल कलेक्ट करते हैं, बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं उसको। डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। एंड लास्ट वाला है शिपमेंट हो गया, तो उसके बाद है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। पोस्ट शिपमेंट स्टेज के अंदर में सबसे पहला स्क्रीन पे आपको दिख रहा है शिपमेंट एडवाइस लिया जाएगा। सर शिपमेंट एडवाइस कौन देगा? एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस। भैया एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलेगा ना, हेलो इंपोर्टर भैया मैंने आम इधर से भेज दिए हैं। शिपमेंट एडवाइस देगा एक्सपोर्टर, किसको? इंपोर्टर को। उसकी कॉपी मेल कर देगा एक, या फैक्स कर देगा, या मेल कर देगा, और कमर्शियल इनवॉइस भी दे देगा साथ साथ में। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, दूसरा वाला जो पॉइंट स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, डॉक्यूमेंट कौन कौन से? एक्सपोर्टर सबमिट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर निगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब ये कौन से डॉक्यूमेंट है? एक्सपोर्टर उसकी बैंक को देगा सारे डॉक्यूमेंट, और जब इंपोर्टर से पैसा आ जाएगा, बाहर वाले इंपोर्टर से, उससे जब बायर से पैसा आ जाएगा, तो हमें एक्सपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करके बैंक से इंडियन करेंसी में पैसा लेना है ना, फॉर अमाउंट, बैंक से लेने के लिए। लास्ट में वो बैंक से अमाउंट ले लेंगे। एक्सपोर्ट के इंसेंटिव अगर सरकार की तरफ से कुछ होंगे, जैसे भारत सरकार है ना, जब भी हम लोग गुड्स बाहर भेजते हैं तो भारत सरकार हमें इंसेंटिव देती है। क्यों? क्योंकि जितना जितना माल हम लोग बाहर बेचेंगे उतना उतना रुपया मजबूत होगा, उतना उतना रुपया मजबूत होगा, यस और नो। तो उसके लिए हमें इंसेंटिव मिलता है। एंड सबसे लास्ट में जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो है फॉलोअप। बरोबर है? फॉलोअप क्या होता है? जैसे एक्सपोर्टर ने माल भेज दिया, हेलो भैया गोरे भैया आम अच्छे लगे ना तुमको, इंपोर्टर का फॉलोअप लेना पड़ेगा ना। माल मिल गया, अच्छी क्वालिटी का था, अच्छा लगा, खाया, भाभी को खिलाया, भाभी क्या बोली? मैम, गोरी मैम क्या बोली? मजा आया। तो हम लोग फॉलोअप लेने वाले बायर से, टू फाइंड द बायर्स रिएक्शन टूवर्ड्स द गुड्स, टू फाइंड द। भारत का नाम खराब नहीं होना मांगता, भारत का नाम खराब नहीं होना मांगता, ये फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? यहाँ तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। कितनी प्यारी स्टेज है, प्रिलिमिनरी, उसके बाद प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, और बीच में शिपमेंट। प्रिलिमिनरी, प्री शिपमेंट, शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। क्लियर? पक्का? असा कोड है, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। क्लियर है? डन? नो डाउट? पक्का? आलेत करे बाबा, सगळ्यांना समजलं का? कन्फर्म? सो आजा मुन्ना, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर, आ जाओ। अब इंपोर्ट प्रोसीजर में क्या है? बेसिकली इंपोर्ट मतलब क्या? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। फॉरेन से हम लोग अब यहाँ पे माल खरीद रहे हैं, बरोबर है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मान लो चाइना से मैंने पेन ड्राइव बुलवाए बहुत सारे, चाइना से मैंने कंप्यूटर बुलवाए, चाइना से लैपटॉप बुलवाया, यस और नो। तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, बाहर से माल खरीद रहे, मतलब वो इंपोर्ट ट्रेड है। तो उसके अंदर में भी यही सारी स्टेज है क्या? सेम, प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री इंपोर्ट स्टेज, इंपोर्ट स्टेज एंड पोस्ट इंपोर्ट स्टेज, यस और नो। तो पहली वाली स्टेज कौन सी है बेटा? प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज में सबसे पहले मुझे इंपोर्टर का रजिस्ट्रेशन लेना है। मैं इंपोर्टर, उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? यस। सो वी हैव टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कहाँ कहाँ से लेना है? डीजीएफटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड जीएसटी। डीजीएफटी सेम है, इनकम टैक्स अथॉरिटी से पैन लेना है, एंड जीएसटी अथॉरिटी से। उसके बाद निगोशिएशन, इंपोर्टर को बुलाया जाएगा निगोशिएशन करने के लिए विद द ओवरसीज सप्लायर रिगार्डिंग निगोशिएशन विथ सेलर। किस मामले में? प्राइस ऑफ द गुड्स। भैया भाव ताव क्या रहेगा? डिलीवरी कब मिलेगी? बरोबर है।
उसके बाद क्रेडिट स्प्रेड कितना रहेगा, और अदर टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ बात समझ आई क्या? निगोशिएशन यानी एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर निगोशिएशन मतलब क्या? कधी भाजी आणायला गेली का रे तू? भाजी, कांदा बटाटा भाजी, भिंडी, तुरई, चलो मैडम जी ये लो आलू 70 रुपए किलो। क्या बात कर रहे हो, 70 रुपए किलो? 30 रुपए किलो दे रहे होंगे तो दो। तो ये जो आप हे जे तुम्ही वाद घालता ना भाजी विकणाऱ्यासोबत, ते निगोशिएशन, भावताव करना, बरोबर है, निगोशिएट करना। क्लियर है? पक्का? एक बच्चे ने सवाल पूछा निगोशिएशन मतलब क्या? निगोशिएशन मतलब प्राइस बार्गेन करना, क्वालिटी वगैरह जो भी है चर्चा करना, डिस्कशन करना, भैया प्राइस क्या रहेगी, कितने का माल रहेगा, कब तक मिलेगा, क्रेडिट पीरियड क्या रहेगा, अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो सारी चीजें निगोशिएशन में आ जाएगी। डन। उसके बाद आगे प्री इंपोर्ट स्टेज। प्री इंपोर्ट स्टेज के अंदर में बेसिकली क्या क्या आता है, अच्छे से ध्यान देना। दिख रहा है क्या सभी को? हाँ, प्री इंपोर्ट स्टेज। अब देखो कुछ कुछ आइटम्स के ऊपर जैसे आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो कुछ आइटम्स पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे चाइना से मैं पटाखे यहाँ बुलवा नहीं सकता हूँ, चाइना के बहुत सारे आइटम बैन है, रेस्ट्रिक्शंस है, तो इसीलिए मुझे कुछ ऐसे आइटम जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है तो इंपोर्टर को क्या करना है, उसके लिए कोटा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कोटा सर्टिफिकेट, क्या आम्हाला कोटा सर्टिफिकेट द्या। मान लो मैं चाइना से दिवाली के पटाखे और होली की पिचकारी बुलवाना चाहता हूं, भैया बैन है, नहीं चलेगा, फिर भी तुम बुलवाना चाहते हो फॉर फ्यू रिस्ट्रिक्टेड आइटम, तो आपको कोटा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कोट्यात येतो आम्ही। ये कोटा सर्टिफिकेट कौन देगा? सरकार देगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, बरोबर है क्या? क्लियर? उसके बाद इंपोर्टर को फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस भी करवाना पड़ेगा। क्या? नीड्स टू ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंसेस फ्रॉम आरबीआई। ऑर्डर प्लेसमेंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ से पैसा देने वाले हैं। तो ये सारी प्रोसीजर है, ये सारी प्रोसीजर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। डन? क्लियर है? पक्की बात? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।